जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो अवध और हैदराबाद के स्वतंत्र शासकों के ऊपर रहने वाली है। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे ही मुगल शासन का पतन होना स्टार्ट होता है, बाकी जितने भी देखिए औरंगजेब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, औरंगजेब के समय में उत्तर भारत में 14 प्रांत थे और दक्षिण भारत में 6 प्रांत थे और दोस्तों पश्चिम में काबुल में दोस्तों 1 प्रांत था। कुल मिलाकर औरंगजेब के समय में दोस्तों सबसे अधिक 21 प्रांत थे। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में और औरंगजेब ने काफ़ी अच्छा शासन किया था और औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था। इसके बाद के जितने भी दोस्तों शासक आएंगे वो सारे के सारे अयोग्य साबित होंगे। एक दो शासक को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और अपने बाप दादा की तरह दोस्तों वो बिल्कुल खरे नहीं उतरेंगे और सारे के सारे निकम्मे होंगे। कोई अय्यास होगा तो कोई मूर्ख होगा तो कोई दोस्तों अयोग्य होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप एक बात अच्छी तरीके से दोस्तों जानते हैं कि कोई भी योग्य व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति के अंडर में रहना नहीं चाहता है। इसी प्रकार जितने भी हमारे उत्तर भारत के अगर राज्यों की बात करी जाए या दक्षिण भारत के राज्यों की बात करी जाए, सभी के सभी राज्य एक एक करके अपने आप को स्वतंत्र करते जाते हैं। जैसे बंगाल की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो बंगाल के अंदर भी मुर्शिद कुली खां बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है और बंगाल के अंदर दोस्तों अनेक शासक आते हैं, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां और दोस्तों सिराजुद्दौला, मीर कासिम। अब देखिए, मीर कासिम एक योग्य शासक था। मीर जाफर, जिसे क्लाइव का सियार गीदड़ कहा जाता है। अब देखिए, मीर कासिम आता है। मीर कासिम अंग्रेजों से चौकन्ना हो जाता है, इसलिए दोस्तों वो अपनी राजधानी भी चेंज करता है और अंग्रेज उससे अलर्ट हो जाते हैं और अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। अब देखिए, 2 युद्ध होते हैं, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। अगर मैं प्लासी के युद्ध की बात करी जाए तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव कूटनीति खेलता है, मीर कासिम के सारे षड्यंत्रकारियों को अपने पक्ष में करता है और मीर कासिम को दोस्तों हरा देता है। वहीं कुछ टाइम के अंदर दोस्तों देखिए 1757 से अगर मैं 1764 की बात करी जाए, देखिए 1757 से अगर मैं 1764 की बात करता हूं, क्योंकि पहला युद्ध प्लासी का युद्ध 1757 में होगा और दूसरा जो युद्ध होगा वो 1764 में होगा। तो इन 7 साल में दोस्त अंग्रेज अपने आप को इतना ताकतवर कर लेते हैं, इतना ताकतवर कर लेते हैं कि वो अगले बक्सर के युद्ध में सारी की सारी जो त्रिशंकु सेना थी जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई थी उसे दोस्तों अंग्रेज हरा देते हैं अपनी थोड़ी सी सेना से ही। देखिए, बक्सर के युद्ध के अंदर दोस्तों बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब और जो मुगल शासक था दोस्तों, ये तीनों के तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं। मीर कासिम यहां से भाग जाता है और इन दोनों से दोस्तों अंग्रेज फायदा उठाने के लिए इलाहाबाद की 2 संधियां करते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। अगर इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करी जाए तो इलाहाबाद की प्रथम संधि दोस्तों 12 अक्टूबर 1765 में होती है और दूसरी होती है 16 अक्टूबर 1765 में। इन दोनों संधियों के द्वारा दोस्तों अंग्रेज अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने युद्ध का खर्च भी दोस्तों दोनों संधियों के द्वारा निकाल लेते हैं। जो अवध का नवाब है उससे गया और इलाहाबाद दोनों के दोनों क्षेत्र छीनकर मुगल बादशाह को दोस्तों दे दिए जाते हैं और इसके साथ साथ में अंग्रेज 50 लाख रुपए की राशि भी युद्ध के हर्जाने के रूप में दोस्तों इनसे वसूलने का कार्य करते हैं। अब इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बंगाल का बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बता चुका हूं और आज की जो क्लास रहने वाली है वो है अवध। अवध के ऊपर देखिए, अवध अपने आप को कैसे स्वतंत्र घोषित करता है। अगर मैं अवध की बात करूं दोस्तों, तो अवध का जो क्षेत्र पड़ता है वो वर्तमान यूपी वाला क्षेत्र पड़ता है और यहां पर दोस्तों बुरहान उल मुल्क अवध को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करने की घोषणा करता है। और देखिए, इसके बाद में काफी सारे शासक आएंगे जो कि अवध पर शासन करेंगे, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे क्योंकि अंग्रेज अपने आप को ताकतवर बना रहे थे। भाई ये लोग इसलिए बने क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में ये रहना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज
अपनी शक्ति जब तक नहीं बढ़ाते हैं जब तक औरंगजेब होता है, और औरंगजेब के मरने के बाद में दोस्तों अंग्रेज भी अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, और इन सारे के सारे राज्यों का दोस्तों सफाया करते जाएंगे अंग्रेज, सबको एक एक करके दमन करते जाएंगे। वो ऐसे ऐसे नियम लाएंगे जैसे विलय की नीति, हड़प की नीति, डलहौजी, ऐसे कार्य करेगा दोस्तों कि सारे के सारे राज्यों को ध्वस्त कर देगा। और इन राज्यों को ध्वस्त होने के बाद में दोस्तों आती है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज अवध के बारे में। सभी साथियों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके। देखिए भाई, और हैदराबाद की जो स्थापना है, हैदराबाद की जो स्थापना है दोस्तों वो चिनक्लिज कहाँ करता है? ठीक है, हैदराबाद दक्षिण भारत में पड़ता है, ये भी दोस्तों स्वतंत्र अपने आप को कर देता है। इसके साथ साथ में दोस्तों मराठे, जाट, राजपूत, सिख, ये सब लोग भी दोस्तों अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा कर देते हैं। और देखिए अगर बात करी जाए तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपका राजा कमजोर है तो आप उसके कंट्रोल में, आप उसके अंडर में ज़्यादा लंबे समय तक दोस्तों नहीं रहेंगे। जब तक औरंगजेब रहा, सारे के सारे राजा अच्छे रहे, उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाया, लेकिन उसके बाद में दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल सम्राट जो होंगे वो ऐसे कमज़ोर नहीं हुए थे, वो अकेले कमज़ोर नहीं हुए थे। उनके शासनकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए, षड्यंत्र हुए, और दूसरा दोस्तों अंग्रेजों ने उन पर प्रहार किया। और बाकी दोस्तों आप जाते हैं बचा कुचा काम मराठों ने भी दोस्तों किया था, क्योंकि मराठों का कहना था कि इस सूखते हुए पेड़ की जड़ पर वार किया जाए जिससे ये गिर जाए। देखिए दोस्तों अगर बात करता हूं मैं तो मराठों के कमजोर होने के अनेक कारण थे। इन सब कारणों की चर्चा दोस्तों अगली क्लास में मेरे द्वारा दोस्तों की जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए अवध की स्थापना, अवध की स्थापना कौन करता है? देखिए बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क द्वारा अवध नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। और अगर मैं अवध की बात करूं दोस्तों तो वर्तमान में यूपी वाला जो क्षेत्र है वो अवध का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, अब सदादत खां, देखिए सआदत खां, सआदत खां जिसका जो नाम है वो है बुरहान उल मुल्क, 1722 से 1739 तक ये शासन करने का काम करता है। और अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो है सआदत खां को, सआदत खां को जाता है। सआदत खां एक फौजदार नियुक्त किया जाता है और उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। जो सैयद बंधु हैं उनके विरुद्ध इसने षड्यंत्र में भाग लिया था। और देखिए सैयद बंधुओं की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सैयद बंधु मुगल शासक के अंदर थे। ठीक है दोस्तों, फलस्वरूप उसने पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला। बुरहान उल मुल्क की उसे उपाधि भी दोस्तों दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है भाई? इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी दोस्तों इसे दी गई है। देखिए, और ये क्या करता है अभी? ये 1723 में एक राजस्व बंदोबस्त लागू करता है। 1723 में ये एक राजस्व बंदोबस्त भी लागू करने का काम करता है अपने राज्य में। अवध के शासकों ने अराजकता समाप्त करने, सूबे के वित्तीय साधनों को बढ़ाने और न्याय व शांति स्थापित करने का प्रयास भी अवध के शासकों के द्वारा किया जाता है। तो अगर बात करी जाए तो ये अच्छे काम करता है। देखिए, एक ये राजस्व सेटलमेंट की शुरुआत करता है, दूसरा अपने राज्य के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करता है, और देखिए हिंदू और मुसलमानों को बराबर लेने का काम भी दोस्तों ये करता है। और अगर अवध की मैं बात करूं तो रुहेलखंड तक इसका दोस्तों विस्तार है। रुहेलखंड बोले तो बरेली वाला क्षेत्र, रुहेलखंड बोले तो दोस्तों बरेली वाला क्षेत्र। देखिए ये क्या करता है भाई? उचित लगान लगाकर और किसानों को बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर सआदत खां ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने का काम किया। देखा जाए तो इसके जो काम है बहुत अच्छे हैं, बेहतर काम है। ये बड़े किसानों से छोटे किसानों को बचाने का काम करता है, और जो उचित लगान का काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया, सूखा पड़ गया है, बरसात नहीं हुई है और फिर टैक्स की दर बढ़ाई जा रही है। लेकिन दोस्तों इसने ऐसा नहीं किया है, इसने किसानों के हित में दोस्तों काम किया है। और देखिए
देखिए शहादत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था और अपने नाम में सम्मान की रक्षा के लिए 1739 में इसने आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि दोस्तों अगर नादिर शाह को आमंत्रण करने की बात की जाए तो दोस्तों आमंत्रण करने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाई थी। अब दोस्तों इसने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा दी, बाद में इसने आत्महत्या तक दोस्तों कर ली थी। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने 1739 में आत्महत्या दोस्तों कर ली थी। 1739 में अपनी मृत्यु के पहले शहादत खां वस्तुतः स्वतंत्र शासक बन गया था। सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना करने नहीं दिया। सफदरजंग है, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक अपनी जनता को किसी भी प्रकार की अशांति या प्रताड़ना का सामना दोस्तों करने नहीं देता है। देखिए फिर भी शहादत खां अच्छा था, लेकिन इसने दोस्तों एक काम अच्छा नहीं किया, नादिर शाह को इनवाइट करके, और इसने बोला था कि आप अगर यहां आक्रमण करोगे, दिल्ली में आक्रमण करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों इसने अपनी आत्महत्या कर ली है। ठीक है भाई। अब है सफदरजंग। देखिए सफदरजंग की अगर मैं बात करूं तो ये शासन करता है 1739 से 1754 तक, 1739 से 1754 तक शासन करता है। इसका जो नाम है वो है अबुल मंसूर खां। क्या नाम है इसका? अबुल मंसूर खां। देखिए अबुल मंसूर खां सफदरजंग शहादत खां का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है भाई। और उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया जाता है। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया था। अगर अहमद शाह की बात करी जाए तो अहमद शाह इसे अपना वजीर बनाता है और इलाहाबाद प्रांत भी दे देता है। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। अब आगे बात कर लेते हैं अहमद शाह अब्दाली। देखिए अहमद शाह अब्दाली की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अहमद शाह अब्दाली भारत में आक्रमण करने के उद्देश्य से आया था नादिर शाह के दोस्तों बाद। ठीक है भाई। इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगलों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इसका भी योगदान था। जिस प्रकार नादिर शाह ने आक्रमण किया था दोस्तों, उसी प्रकार अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली का मराठों से पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसके बाद में दोस्तों मराठों का सफाया हो जाता है और मराठों के घर घर से एक एक व्यक्ति मारा जाता है। अगर बात करी जाए दोस्तों तो उस टाइम 30 से 40 हजार मराठे दोस्तों मारे गए थे और जो मराठों का सरदार था दोस्तों वो वियोग में खत्म हो जाता है। ठीक है भाई। देखिए अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ देने का काम सफदरजंग करता है। अहमद शाह अब्दाली का मुगलों के साथ युद्ध भी होता है, जिसमें सफदरजंग मुगलों की ओर से दोस्तों लड़ता है। सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त कर लेता है। अब इसने न्याय की उचित व्यवस्था भी की थी और नौकरियों में हिंदू और मुसलमान दोनों को समान प्रतिनिधित्व देने का काम दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। अगर मैं इसके शासनकाल की सबसे बड़े पद की बात करी जाए तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ा पद था नवाब राय का, जो कि एक हिंदू था। नवाब राय का सबसे बड़ा पद था जो कि एक हिंदू था। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसने योग्यता को अपनाया था। इसने अपने मुस्लिम धर्म को ज्यादा वरीयता नहीं दी। जो व्यक्ति योग्य था उसे दोस्तों इसने पद देने का काम किया था। 1753 में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया, जहां 1754 में उसकी मृत्यु दोस्तों हो जाती है। देखिए सफदरजंग अपनी जनता को किसी प्रकार के प्रतिदंड में नहीं फंसने देता है जब तक सफदरजंग की मृत्यु दोस्तों नहीं हो जाती है। 1750 से अगर मैं 1751 की बात करूं तो इस लड़ाई में सफदरजंग ने रोहिला और बंगस पठानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उसने मराठों की सैनिक सहायता और जाटों का समर्थन प्राप्त कर लिया था। देखिए मराठों की सैनिक सहायता का भी प्राप्त कर लेगा और ये दोस्तों उसके साथ साथ में जाटों का समर्थन भी प्राप्त करने का काम कर लेगा। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई थी। देखिए दोस्तों लखनवी जो संस्कृति है वो अवध के आसपास विकसित हुई है। वो भी किस किस के कारण हुई है? देखिए क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से लंबे समय तक लगातार शांति बनी हुई थी
और सामंतों की आर्थिक समृद्धि थी। इसके कारण दोस्तों जहां शांति होती है वहां पर लोग बिजनेस करने के उद्देश्य से भी आते हैं और घूमने फिरने भी दोस्तों जाते हैं। अब आपने देखा कभी किसी को अशांत क्षेत्र में जाते हुए, किसी व्यक्ति को ऐसी जगह टूरिस्ट के रूप में जाते हुए जहां दिन रात गोली चलती है, जहां पर बम फूटते हैं? कोई भी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति वहां जाना पसंद करेगा जहां पीस हो, जहां खुशहाली हो दोस्तों। तो उस टाइम दोस्तों यहाँ पर लगातार शांति बनी हुई थी और वो भी नवाबों की सरकार के द्वारा लंबे समय तक शांति बनी हुई थी और सामंतों की जो स्थिति है वो आर्थिक है। इसलिए अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई थी दोस्तों। कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी भी? लखनवी। लखनऊ बहुत समय से अवध का एक महत्वपूर्ण नगर था जो 1775 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। इसलिए दोस्तों लखनऊ को नवाबों का नगर भी कहा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए शुजाउद्दौला। देखिए शुजाउद्दौला की अगर मैं बात करूं तो शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी तक शासन करने का काम करता है शुजाउद्दौला। देखिए शुजाउद्दौला की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1754 से 1775 ईस्वी तक शासन करने का काम शुजाउद्दौला के द्वारा किया जाता है। देखिए अवध का सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है वो है शुजाउद्दौला। ठीक है, ये इसका पुत्र है। सफदरजंग का जो पुत्र है दोस्तों वो शुजाउद्दौला है और सफदरजंग की मृत्यु के बाद में शुजाउद्दौला शासन करता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। देखिए शुजाउद्दौला भारतीय व्यक्ति ने ही विदेशी का साथ दिया था भारतीय लोगों को हराने के लिए, इसलिए दोस्तों हमारा भारत हारा। इसलिए विदेशियों ने इस पर लंबे समय तक दोस्तों शासन किया, क्योंकि हमारे भारत के लोग इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते थे कि हम एक शत्रु का साथ दे रहे हैं अपने ही लोगों को हराने के लिए। बस वो अपने राज्य को प्रमुख मानते थे, बाकी पड़ोसी राज्यों को या फिर उसके पड़ोसी राज्यों को ज़्यादा वरीयता नहीं देते थे, उसे अपना शत्रु के रूप में एक्सेप्ट करते थे और अपने शत्रु को हराने के लिए वो किसी का भी साथ दोस्तों दे देते थे। इसलिए देखिए भारत की अगर मैं बात करूं तो सफदरजंग का जो पुत्र है शुजाउद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली जो कि विदेशी था उसका साथ देता है मराठों को हराने के लिए, क्योंकि पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वो दोस्तों मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 1761 ईस्वी में। ठीक है भाई। देखिए अहमद शाह अब्दाली का जो साथ दिया है वो शुजाउद्दौला ने दिया है। बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम में दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ने में दोस्तों, ये बक्सर के युद्ध की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बक्सर के युद्ध में 3 लोग थे, मीर कासिम था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। अवध का जो नवाब है दोस्तों शुजाउद्दौला था और दोस्तों इसके साथ में उस टाइम दोस्तों मुगल सम्राट जिसे शाह आलम द्वितीय कहते हैं, शाह आलम द्वितीय भी था दोस्तों। शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये 3 लोग थे और अंग्रेजों की ओर दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव सेनापति था। देखिए कौन कौन से लोग थे भाई? 3 लोग थे जिन्होंने एक संयुक्त सेना, एक संयुक्त मोर्चा बनाया था जिसमें मीर कासिम था। देखिए मीर कासिम था दोस्तों, कौन था भाई? मीर कासिम था। एक व्यक्ति मीर कासिम था और दूसरा दोस्तों अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला अवध का जो नवाब है ये शुजाउद्दौला था और दोस्तों एक था उस टाइम मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। देखिए ऐसा समझ लीजिए, सहसा शुजाउद्दौला और सहसा शाह आलम, इनके जो नाम है दोनों सहसे हैं, सहसा शुजाउद्दौला और सहसा शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ये तीनों के तीनों लोग एक तरफ रहते हैं और अंग्रेज जिसमें रॉबर्ट क्लाइव रहता है दोस्तों, और अंग्रेज दोस्तों इन तीनों को हरा देते हैं। देखिए अंग्रेजों के पास में जो सेना थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन सुसज्जित सेना थी, वेल ट्रेंड सेना थी, और भारतीयों के पास में दोस्तों इतनी अच्छी सेना नहीं थी। इस बार दोस्तों तीनों के तीनों लोग मुकाबला नहीं कर पाते हैं अंग्रेजों का और हार जाते हैं। ठीक है, तो ये बात पूछी भी जा सकती है कि बक्सर के युद्ध में बताइए कौन कौन थे, कौन कौन लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन सा था। तो ये फैक्ट दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। एक बार मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए अगर बक्सर के युद्ध की बात करूँ तो मीर कासिम था जो कि बंगाल का दोस्तों नवाब था, पदच्युत नवाब। उसके बाद में अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और अगर मैं मुगल सम्राट की बात करूं तो शाह आलम द्वितीय, ये था उस टाइम मुगल सम्राट।
अब अंग्रेज क्या करते हैं, देखिए अंग्रेज दोस्तों इन तीनों को हरा देते हैं और इलाहाबाद की संधि के द्वारा अपने युद्ध का खर्जाना इनसे लेते हैं, हर्जाना इनसे लेते हैं, 50 लाख रुपए भी लेते हैं और उसके साथ साथ में दोस्तों काफी सारे व्यापारिक लाभ भी दोस्तों अंग्रेज इनके द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन दोस्तों लड़ रहे थे। और 1765 में क्लाइव क्या करता है दोस्तों, अगर मैं 1765 की बात करूं तो क्लाइव अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जो किले हैं वो शाह आलम द्वितीय को दे देता है। अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद दोनों के किले छीनकर शाह आलम द्वितीय को दोस्तों दे देता है और 50 लाख रुपए की डिमांड भी करता है। तो ये थी दोस्तों अंग्रेजों की नीति। अब बनारस की संधि होती है 1773 ईस्वी में। बनारस की संधि के बारे में भी दोस्तों हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आखिर में बनारस की संधि है क्या। देखिए ये जो संधि है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बारन हेस्टिंग्स के बीच हुई है। देखिए जो बनारस की संधि है 1773 में हुई है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बारन हेस्टिंग्स के बीच हुई है। इस संधि के द्वारा क्लाइव व कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए हैं। इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में दोस्तों बेच दिए गए हैं। मतलब भारत को इस कदर लूटा था दोस्तों अंग्रेजों ने, हमसे ही दोस्तों जिले लिए। देखिए इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले लिए गए हैं वो अवध के नवाब से लेकर मुगल सम्राट को दे दिए हैं और अंग्रेजों ने बाद में इन्हीं जिलों को दोस्तों बेच दिया है 50 लाख रुपए में। तो आप अंग्रेजों की चाल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने दोस्तों हमें किस तरीके से दोस्तों लूटने का जो काम है वो किया था। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से अंग्रेज लूटने में फूट करो और राज करो, इस नीति में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। ठीक है भाई, तो ये थी बनारस की संधि। इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लिए गए जिलों को मुगल सम्राट को देने का काम करता है। हालांकि ये काम वारेन हेस्टिंग्स का नहीं था दोस्तों, क्लाइव का था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स इन किलों को बाद में खुद बेच देता है अवध के नवाब को 50 लाख रुपए लेने के बाद में। और 50 लाख रुपए इन्होंने युद्ध के हार जाने के रूप में भी लिए थे। तो उस टाइम पर ये 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए वसूल लेते थे। आप समझ सकते हैं कि आज से 400 साल पहले 500 साल पहले दोस्तों 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू थी। और उस टाइम जो सिक्का था वो भी अलग धातु का था। आप देख सकते हैं दोस्तों सोने के सिक्के उस टाइम चलते थे, चांदी के सिक्के उस टाइम चलते थे, आज तो उनकी कीमत बेशुमार होगी। इस कदर दोस्तों हमारी सोने की चिड़िया को अंग्रेज कंगाल करके चले गए थे। और ये छोटे छोटे क्षेत्र थे, ज्यादा बड़े दोस्तों क्षेत्र नहीं थे। देखिए इस संधि से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 में मीरनपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला। अब गाजीउद्दीन हैदर अली, देखिए गाजीउद्दीन हैदर अली के बारे में बात कर लेते हैं कि इसने 1814 से 1827 ईस्वी तक दोस्तों शासन करने का काम किया है। हेस्टिंग्स ने 1815 में बादशाह की उपाधि दी थी। देखिए हेस्टिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 1815 ईस्वी में इसने 1815 में इसे बादशाह की उपाधि दी थी। किसे? गाजीउद्दीन हैदर अली खां को 1815 में बादशाह की उपाधि दी थी। इसके बाद नासिरुद्दीन अली शाह राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद में दोस्तों नासिरुद्दीन अली शाह राजगद्दी पर बैठने का काम करता है। बाजिद अली शाह, देखिए बाजिद अली शाह के बारे में देख लेते हैं। 1847 से 1856 मतलब 1857 की क्रांति से 1 साल पहले बाजिद अली शाह शासन करने का काम करता है। यह अवध का अंतिम नवाब है और इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में दोस्तों हड़पने का काम किया था। तो आप देख सकते हैं, इसलिए दोस्तों 1857 की क्रांति में अवध भी शामिल था कुशासन के आरोप में विलय होने के कारण। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब है बाजिद अली शाह। 1847 से 1856 ईस्वी तक बाजिद अली शाह के द्वारा शासन किया जाता है। और लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आधार पर अवध को एक तरीके से अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़पने का काम करता है और अपने राज्य में मिला लेता है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार उस टाइम एक नियम लाई थी कि अपने राज्य का विस्तार करा जाए। ऐसे राज्य जो नियम और कायदे कानून से नहीं चलते हैं, जिनके पास में खुद का बच्चा नहीं है, जो दत्तक बच्चे लेते हैं, वो हमारी परमिशन के अनुसार गोद लेंगे।
ठीक है, उसमें भी 3 प्रकार के नियम थे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम करती है और बहुत सारे ऐसे शासक जिनके बच्चों को मान्यता नहीं दी गई, जिनके राज्यों को हड़प लिया गया, वही लोग 1857 की क्रांति में भाग लेने का काम करते हैं। और 1857 की क्रांति जो असफल होने का कारण था दोस्तों, वो एक ये था कि उसमें भारत के सभी राजा कभी भाग नहीं लेते हैं, मात्र 1 या 2% शासक भाग लेते हैं और वही लोग भाग लेते हैं जिन पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूप से कंट्रोल करने का काम किया था। और अंग्रेजों से दोस्तों वो शासक असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि उनका राज्य छिन गया था, या फिर दोस्तों ऐसा समझ लीजिए उन्हें अंग्रेज टॉर्चर करने का काम दोस्तों करते थे कि आप ये नहीं, आप ये करिए। उनकी शक्ति को छीण करने का काम दोस्तों करते थे। इसलिए दोस्तों उन सभी ने सलाह मिलाकर 1857 की क्रांति में, सलाह भी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है वो पूर्ण रूप से नियोजित और प्री प्लान नहीं थी। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद साउथ इंडिया में पड़ता है और हैदराबाद की जो स्थापना दोस्तों वो चिनकिलिस खान ने की है 1724 ईस्वी में। हैदराबाद राज्य की जो स्थापना चिनकिलिस खान ने किया 1724 ईस्वी में। ठीक है भाई, देखिए, और चिनकिलिस खान को निजाम उल मुल्क की जो पदवी है वो दी जाती है चिनकिलिस खान को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चिनकिलिस खान को कौन सी पदवी दी गई है भाई, निजाम उल मुल्क की पदवी दी जाती है और उसे दक्कन का सूबेदार दोस्तों बना दिया जाता है। ठीक है, हालांकि चिनकिलिस खान ने स्वयं को अभी तक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित नहीं किया था। देखिए, इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया, लेकिन दक्कन पर उसने एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन किया। उसने आसफ जाही वंश की नींव डाली। उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाते हैं दोस्तों। हैदराबाद के जो निजाम है इसके उत्तराधिकारी दोस्तों कहलाते हैं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह का। ठीक है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिलिस खान को आसफ जहां की उपाधि देने का काम किया। देखिए, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिलिस खान को आसफ जहां की उपाधि देने का दोस्तों काम किया है। सकूर खेड़ा के युद्ध में, देखिए सकूर खेड़ा के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो चिनकिलिस खान ने मुगल सूबेदार मुवारिज खान को पराजित किया था। चिनकिलिस खान ने मुगल सूबेदार, नाम याद रखिए, सकूर खेड़ा का युद्ध। ठीक है, मुवारिज खान को पराजित करने का काम चिनकिलिस खान करता है सकूर खेड़ा के युद्ध में। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 1748 में क्या होता है? 1748 में चिनकिलिस खान की मृत्यु हो जाती है और हैदराबाद भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य था जिसने 1798 ईस्वी में बेलेजली की सहायक संधि, देखिए ये बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला, देखिए हैदराबाद बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद ऐसा कौन सा राज्य था जिसने बेलेजली की सहायक संधि सबसे पहले एक्सेप्ट की थी? तो ऐसा दोस्तों हैदराबाद राज्य था। ठीक है भाई, हैदराबाद राज्य था। अब देखिए अंग्रेज अपने दिमाग को चलाते किस तरीके से हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट होता है और बहुत से राज्य टूटना स्टार्ट होते हैं मुगल साम्राज्य से और अपने आप को दोस्तों स्वतंत्र करने का काम करते हैं। वो अपने आप को अनाउंस करते हैं बिल्कुल फ्री कि हम मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होने की घोषणा करते हैं। उधर अंग्रेज मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में अपनी शक्ति को डायरेक्ट रूप से बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करता हूं अंग्रेजों की दोस्तों, तो दोस्तों अंग्रेज बाद में जितने भी यूरोपीय यात्री आए थे उन सबको भी यहां से भगा देते हैं। हालांकि उस टाइम 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध के द्वारा यहां से दोस्तों इनके सहयोगी जाते हैं, डच लोग जाते हैं, लेकिन दोस्तों डचों की इतनी पावर नहीं थी, अंग्रेज ही अपने आधिपत्य को दोस्तों बढ़ा रहे थे। देखिए भाई आगे मैं बात कर लेता हूं बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य है वो है हैदराबाद। अब बंगाल, देखिए किसने किस किस की स्थापना की है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बंगाल की बात करूं तो मुर्शीद कुली खां संस्थापक था 1719 से 1720। देखिए सारे के सारे एक टाइम पर ही अनाउंसमेंट करेंगे आज़ाद होने का, क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को, अगर एक व्यक्ति घोषणा कर दे भाई मैं आज़ाद होता हूं तो पड़ोसी भी 1-2 साल में 6 महीने के अंदर ये अनाउंसमेंट करने वाला भाई मैं भी आज़ाद होता हूं, आपसे मेरा कोई लेना देना आपसे नहीं है। ठीक है भाई,
बंगाल में 1719 से 1720 ईस्वी में बंगाल जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, ठीक है, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। अब हैदराबाद 1724 में 4 साल बाद निजामुल मुल्क चिंगलिज खां के नेतृत्व में अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करता है। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामल और बदन सिंह के नेतृत्व में। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में ये भी शहादत उल्ला खां के नेतृत्व में। अवध 1722 से 1724 के नेतृत्व में शहादत खां बुरहानुल मुल्क के नेतृत्व में। देखिए यह है शहादत उल्ला खां और यह शहादत खां बुरहानुल मुल्क। जयपुर में 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह। देखिए राजा जयसिंह पहले मुगल साम्राज्य से मिले हुए थे, लेकिन उसके बाद में दोस्तों ये भी अपने आप को अनाउंसमेंट कर लेते हैं फ्रीडम होने की। रुहेलखंड, रुहेल पे बंगस पठान 18वीं सदी में मोहम्मद खां बंगस, और मैसूर 18वीं सदी में हैदर अली जो कि अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करता है। और तब जाकर दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध दोस्तों लड़े जाते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता है। और टीपू सुल्तान दोस्तों 1799 ईस्वी में एक गोला जो कि दीवार से टकराया था दोस्तों, उसी से टीपू सुल्तान की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। जो दोस्तों अगर आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। देखिए अब मैं आपको दोस्तों अगले सेशन में आपको सिख और मराठे, सिख मराठे दोस्तों कराऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको बताऊंगा कि सिखों के गुरु कौन कौन से थे और मराठों में दोस्तों किस प्रकार गुरिल्ला युद्ध के द्वारा मराठों ने अपने आप को बनाया। और मराठे अगर पानीपत के तृतीय युद्ध में ना हारते या मराठों ने अपने शासन में अच्छी नीतियां शामिल ना की होती तो दोस्तों मराठे प्रतिस्थापन हो सकते थे अंग्रेजों की जगह। सब इंस्टीट्यूट मराठे ले सकते थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियां दोस्तों उन्हें हरा देती हैं। वो हर व्यक्ति को लूटने का प्रयास करते थे, उन्होंने अपने शत्रु ज्यादा बना लिए थे, उनके मित्र दोस्तों कम थे। इसलिए जब दोस्तों वो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से भिड़ते हैं तो दोस्तों उन्हें किसी का साथ नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।